आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल। ओके, तो भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसको जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको बताने की, ताकि जो है वो हम क्या करें, 5 से 6 क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी ज्योग्राफी को हम पढ़ दें और आपका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, क्योंकि देखो ज्योग्राफी है बहुत डिटेल, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में कम से कम 1 से 1.5 महीना पढ़ने में लगता है अगर तमीज़ से पढ़ोगे। और फिर इंडियन ज्योग्राफी को भी 1 से 2 महीने, यानी 2 से ढाई महीने कम से कम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए चाहिए। ओके, तो इतनी डिटेल हमारे पास पढ़ने का ना तो टाइम है, ना उतना कोई समझ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को जो है वो हल्का हल्का लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपको तभी भी पूरा जो है वो समझाने का प्रयास करूँगा। और आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से समझेंगे, और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए मुझसे, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और नोट्स जो हैं वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो मैंने आपके वीडियोस भी सारे लगभग सारे टॉपिक पे बना रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी जीएस में आपके पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो हिंदी भी करवाऊँगा, और नहीं लगेगा तो फिर क्या करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का जो है हम सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है वो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल या ज्योग्राफी की। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे विश्व का जो भूगोल है वो पढ़ते हैं, और उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ते हैं। ओके, तो ये इसका पैटर्न रहता है, तो ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ब्रह्मांड, सबसे पहले जब हम भूगोल की बात करते हैं तो उसमें पहला जो हमारा चीज़ आती है वो है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ओके, तो क्योंकि भाई जो यूनिवर्स है उसी से जो है सब कुछ बना हुआ है, तो यूनिवर्स जो है या ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो सवाल यही आता है। इसके बारे में जो है अलग अलग थ्योरियाँ हैं, बहुत सारे जो है वो सिद्धांत हैं, तो वो उतना ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना समझना काफ़ी है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे हुई, जिसको कहा जाता है बिग बैंग। ओके, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का जो सर्व से सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि भाई ब्रह्मांड पहले क्या था, एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगुलर पॉइंट पर केंद्र था, और फिर एक दिन, मतलब करोड़ों साल पहले हुआ होगा ये, करोड़ों अरबों साल पहले ये घटना हुई कि वो एक पॉइंट मास पर जो है वो केंद्रित था, और अचानक से उसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद जो है वो विस्फोट से जो है मलबा जो है वो दूर दूर तक उसका चला गया, और उसके बाद उस वो जो टुकड़े उसके टूट कर बिखरे, उससे जो है हमारी अलग अलग जो आकाश गंगाएं हैं या जो गैलेक्सीज हैं उनका निर्माण हुआ। और उन गैलेक्सीज से फिर हमारे अलग अलग प्रकार के जो सौरमंडल, जो अलग अलग प्रकार के सौरमंडल हैं वो बने, और उन सौरमंडलों में से ही हमारा एक पृथ्वी हमारी एक भाग है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो ब्रह्मांड बना था। इतना इसमें जानना हमारे लिए काफ़ी होगा। अब हम बात करेंगे कि मंदाकिनी या गैलेक्सी किसको कहा जाता है। तो भाई आकाश के बारे में, आप आकाश की जो सभी वो तारे होते हैं वो विशाल योजना के एक सदस्य होते हैं, और तारों की इस योजना को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। सभी जो मंदाकिनी होती हैं वो अलग अलग आकृति की होती हैं, और प्रत्येक जो मंदाकिनी है उसमें लाखों तारे होते हैं जो उसका चक्कर लगा रहे होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो मंदाकिनी होती है फ्रेंड्स, उसमें वो क्या होता है, एक तारों का विशेष पैटर्न होता है ना। और वो गैलेक्सी जैसे मैंने बताया ना कि बिग बैंग के बाद जो है सब चार, जब वो जो उसका जो मलबा था वो दूर दूर तक फैला, तो उससे जो है फिर बाद में चलकर बहुत सारे हमारे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। उन्हीं गैलेक्सीज के अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वो भी लगातार क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से, जैसे ये इस प्रकार से घूमते रहेंगे। या और भी कई आकृति इनकी हो सकती है, जो अलग अलग प्रकार की जो गैलेक्सी होती है उनकी अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। हम हमारी वाली गैलेक्सी की बात करेंगे अगर, तो जो हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सन है, आप जानते हैं कि जो सन है वो भी क्या होता है,
जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा ही होता है ना, जो कि हमारे इतने नज़दीक होता है तो इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य असल में क्या है, एक तारा ही तो है ना। तो फ्रेंड्स जो सूर्य होता है वो जिस मंदाकिनी से बिलोंग करता है उस मंदाकिनी का नाम है आपका दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कभी न कभी पढ़ी होंगी। तो जो हमारी आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, तो वो हमारी आकाश गंगा है जिसका कि पार्ट क्या है, सूर्य है। ओके, और इस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ओके, तो 100 अरब से भी ज़्यादा अनुमानित है ये, मतलब ठीक है, 100 अरब से भी ज़्यादा इसमें तारे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो आकाश गंगा हमारी है वो किस आकार की है, सर्पिलाकार, यानी कि स्पाइरल है इस प्रकार से। ओके, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो अलग अलग जो है हमारे तारों के समूह होंगे वो लगातार एक किसी केंद्र के चारों ओर घूमते रहेंगे। आपने इस प्रकार का फिगर कई बार देखा होगा, या यूट्यूब पे आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है आकाश गंगा के चारों तरफ वो चक्कर लगाते जो तारे हैं वो लगातार उनके जो समूह होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा का जो सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो हमारे सौरमंडल का जो है वो सबसे नज़दीकी तारा है। तो सबसे नज़दीकी जो तारा हमारे सौरमंडल, वैसे तो सबसे नज़दीकी तो सूर्य है, लेकिन चूंकि सूर्य के अलावा की बात हो रही है तो सूर्य के अलावा जो है वो सबसे नज़दीकी कौन होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे ये अगर एक पूरा ब्रह्मांड है ना, तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों, इसकी जो है इसके अंदर जो है ये अलग अलग प्रकार की आकार आकार की जो है हमारी क्या है, मंदाकिनी है। और ये जो प्रत्येक मंदाकिनी है, ये प्रत्येक जो गैलेक्सी है, इसमें अरबों करोड़ों की मात्रा में तारे हैं। ओके, और इन अरबों करोड़ों जो प्रत्येक जो गैलेक्सी है, इन्हीं में से हमारी भी एक गैलेक्सी है। जैसे ये सपोज हमारी है, तो इस गैलेक्सी का नाम हमने रख दिया है कि ये मिल्की वे है। ओके, इस मिल्की वे गैलेक्सी का जो हमारा पार्ट, इसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे समूह होंगे अलग अलग, और उन्हीं समूहों में से एक क्या है, हमारा सौरमंडल है। और उस सौरमंडल का ही पार्ट क्या है, हमारे बहुत जो ग्रह हैं सारे वो हैं, उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने एक छोटे से भाग को जानते हैं। अभी तक हम सिर्फ अपने सौरमंडल और हमारे सौरमंडल में जो बाकी के ग्रह हैं उनके बारे में ही जान पाए हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे ही अपनी ही गैलेक्सी के अंदर न जाने और कितने सौरमंडल हो सकते हैं। ओके, और फिर हमारी गैलेक्सी के बाहर जो दूसरी गैलेक्सियां होंगी उनके ऊपर जिनकी अभी इनका कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती होगी जिनको हम एलियंस कहते हैं। तो यहीं से उनका कॉन्सेप्ट आता है कि हो सकता है कि वहां पर वो लोग एग्जिस्ट करते होंगे दूसरी किसी गैलेक्सी में, या वहां पर कुछ लाइफ एग्जिस्ट करती होगी जो हो सकता है हमसे डेवलप हो, या हो सकता है हमसे बहुत कम डेवलप हो। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम कहते हैं। तो हम एक छोटे से भाग पर रहते हैं और उसका एक छोटा सा भाग हम खोज पाए हैं। बाकी जो ब्रह्मांड है उसका 90% जो भाग है फ्रेंड्स, वो अभी तक 99% जो भाग है वो अभी तक खोजा नहीं गया है। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ ब्रह्मांड या यूनिवर्स। चलते हैं आगे। जो प्रकाश होता है उसकी जो किरणें होते हैं वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो आकाश में जो हमारे पिंड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए इस मानक का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो प्रकाश वर्ष और लाइट ईयर किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है खगोलीय पिंडों के बीच में। ओके, एक जो लाइट ईयर है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। और उसके अलावा पारसेक भी एक जो है इकाई होती है जो दूरी मापने के काम आती है, जो 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। यानी कि इतने प्रकाश वर्ष जब होंगे तो उसको एक पारसेक माना जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़े जो डिस्टेंस पे जो पिंड होंगे उनके बीच के जो डिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे तारों की, स्टार्स। तो स्टार्स जो हैं हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें हम अभी अभी हमने बात की कि बहुत अनंत मात्रा में जो हमारी मंदाकिनियाँ यानी गैलेक्सीज हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में हमारे लाखों अरबों तारे पाए जाते हैं। ओके, जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी क्या होती है, उनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है। सबसे बड़ी बात ये याद रखना आप लोग। और जो जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो तारे हैं उनका निर्माण निहारिकाओं से हुआ है या नेबुला से हुआ है। नेबुला या निहारिका थ्योरी
ये क्या कहती है कि जो नीहारिका है वो क्या होते हैं, गैस के बादल होते हैं। तो जो गैस के बादल थे वो धीरे धीरे कालांतर में जो है संघनित होने के बाद वो तारों में परिवर्तित हो गए थे। ओके, बाकी इसके बारे में बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन उतना डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे तारा मंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशंस की। तो कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, जो तारे हैं तो वो हमारे गैलेक्सी के अंदर जैसे तारे होंगे, तो मैंने बताया ना कि तारे भी विशेष समूह में रहते हैं, कहाँ पर किसी प्रकार की आकृति बनाएंगे, कहीं पर किसी प्रकार की। तो जैसे कि हमारा एक तारों का एक समूह है जिसको हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। तो ये सप्तऋषि तारामंडल जो है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भालू की जैसी आकृति बनाता है, तो इसलिए इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके अलावा भी और अलग अलग जो है आकृतियाँ ये बनाते हैं, जैसे अर्सा मेजर हो गया, और भी इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। तो उसी को कहा जाता है हम कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल। ओके, तो इतना समझ गए आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम की। तो सोलर, मैंने बताया कि हमारी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है वो कौन है, मिल्की वे, और मिल्की वे का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे जो है 8 जो हैं ग्रह आ जाते हैं, फिर उसके अलावा उनके उपग्रह आ जाते हैं, उनके जो अपने अपने सैटेलाइट्स हैं प्रत्येक के, फिर जो है उनके कुछ जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स जिनको कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर, इनके बीच में कुछ ऐसे चट्टानी टुकड़े होते हैं, या कुछ ऐसे, उनको आधे अधूरे ग्रह कह सकते हैं आप, यानी टूटे फूटे ग्रह यानी चट्टानों के टुकड़े। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बड़ी संख्या में धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, कॉमेट्स जो हैं वो आप जानते हैं कि किसको कहा जाता है, जो पुच्छल तारे होते हैं उनको कॉमेट्स कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक होने पर ये जलते हैं आगे से, और पीछे से इनके पूंछ सी निकली हुई रहती है, तो इस कारण से इनको पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मिलकर बनाते हैं क्या, सौर मंडल। ओके, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सौर मंडल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं सौर मंडल को। तो ये है हमारा सौर मंडल, जिसका कि मुखिया है कौन, सूर्य। सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीकी हमारा ग्रह हो जाता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, तो ये नाम भी आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो 4 अंदर वाले ग्रह हैं यहाँ पर, ये छोटे हैं अपेक्षाकृत, तो इनको कहा जाता है आपका इंटरस्टिशियल प्लैनेट या आंतरिक ग्रह। ये जो ग्रह हैं ये अपेक्षाकृत ज़्यादा ठोस हैं, और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर जो है वो ठोस संरचना पाई जाती है, और चट्टान और ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इस कारण से ये क्या है, डेंस भी हैं। तो इसलिए इनको डेंस प्लैनेट यानी कि सघन ग्रहों के नाम से जाना जाता है, और चट्टान बहुत ज़्यादा हैं इन ग्रहों के ऊपर, तो इसीलिए इनको चट्टानी ग्रहों के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम आगे के जो है ये 4 ग्रहों की बात करें तो ये बड़े हैं थोड़ा, जिसमें से बृहस्पति तो आप जानते हैं सबसे बड़ा है। तो ये जो ग्रह हैं इनमें जो है गैसें बहुत ज़्यादा हैं, गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको कहा जाता है ये अपेक्षाकृत जब गैसें होंगी तो गैसों का फैलाव ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इनको पहले तो कहा जाता है आउटर प्लानिट, दूसरा कहा जाता है कम सघन, यानी कि कम अपेक्षाकृत ये कम सघन होते हैं, गैसीय प्लानिट इनको कहा जाता है। ओके, क्योंकि गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। ओके, तो ये है। और इसमें एक और चीज़ है कि 2006 में जो IAU है यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके सम्मेलन के बाद जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जो ये IAU है इसकी सम्मेलन हुआ था प्राग में, तो यहाँ पर जो है डिसाइड किया गया कि भाई जो है इस प्लूटो को आप ग्रह नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये ग्रह की जो परिभाषा थी उसके ऊपर फिट नहीं बैठता था। यानी कि जो ग्रह हैं उनकी परिभाषा के अंदर एक चीज़ थी, कंडीशन, कि भाई वो जो ग्रह हैं वो अपना जो ऑर्बिट है वो क्लियर करते हों, यानी कि वो किसी और के ऑर्बिट में ओवरलैपिंग ना करते हों। लेकिन ये जो प्लूटो था ये इससे पहले वाला जो हमारा नेपच्यून है इसकी जो आपकी ऑर्बिट्स है उसमें कहीं ना कहीं ये आपका घुस रहा था, यहाँ इधर से अंदर को घुस रहा था, तो इस वजह से जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो उससे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, तो अब वर्तमान में 8 ही हमारे प्लैनेट्स हैं। ओके, चलते हैं आगे।
अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। जो बुध है हमारा, उसको हम कहते हैं मरकरी। मरकरी जो है या बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, और छोटा भी ग्रह भी है और सबसे नज़दीकी ग्रह भी यह है। ओके, फिर इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी सैटेलाइट नहीं होगा। ओके, नेचुरल सैटेलाइट कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें सूर्य का चक्कर, तो 88 डेज के अंदर ये सूर्य का चक्कर लगा देता है। और यहाँ पर मरकरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मरकरी नाम की धातु यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए इसको मरकरी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे शुक्र या वीनस की। ओके, तो शुक्र या वीनस सेकंड जो हमारा प्लैनेट है, तो सेकंड नंबर पे है, और इस ये काफ़ी चमकता है सुबह शाम को, इसीलिए इसको कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा। ओके, तो सूर्य पृथ्वी से देखने पर ये चमकता है सुबह व शाम, तो इसलिए इसको कहा जाता है भोर का मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। उसके अलावा जो है साइज में लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। ओके, उसके अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो ये इसकी एक खास बात हो जाती है इसकी, यानी कि वीनस एंड अरुण, है ना। तो ये दो ग्रह इस प्रकार के हैं जो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। बाकी के जो प्लैनेट्स हैं सारे के सारे वो किसकी तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर आपके घूर्णन करते हैं। ओके, तो यानी कि ये इस प्रकार से घूर्णन करेंगे, बाकी के प्लैनेट जो है वो इस प्रकार से घूर्णन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है ना। देखिए सबसे नज़दीक तो वहाँ पर बुध है, तो कायदे से तो बुध को सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन सबसे गर्म गर्म जो गर्म ग्रह है वो कौन है, आपका शुक्र है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो है CO2 जो है या कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया था आपको कि CO2 जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है कि CO2 जहाँ पर होगी तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ओके, उसके अलावा जो सबसे चमकीला प्लैनेट है वो भी इसी को कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में तो अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा। सबसे सघन ग्रह है ये हम जानते हैं, नीला ग्रह या हरा ग्रह इसको कहा जाता है क्योंकि ये नीला दिखाई देता है या हरा दिखाई देता है ड्यू टू ग्रीनरी। और एकमात्र हमारा जो इसका सैटेलाइट है वो कौन है, चंद्रमा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे मार्स यानी कि मंगल। मंगल को कहा जाता है रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। आयरन जो ऑक्साइड है वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इस कारण से जो है ये जो है लाल दिखाई देता है ना। इसको जब देखते हैं अंतरिक्ष से तो ये लाल दिखाई देता है, तो इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसके जो बहुत सारे ग्रह हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सॉरी उपग्रह जो इसके वो हैं वो फोबोस और डीमोस। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, इनके सैटेलाइट के, फोबोस या डीमोस। ठीक है, और जो मार्स है फ्रेंड्स, जो मंगल है वो अपनी एक्सिस पे जो है वो लगभग कितना 23.5 डिग्री के आसपास ही झुका हुआ है, इतना ही पृथ्वी भी झुकी हुई है। तो इसी कारण से दिन यहाँ पर लगभग 24 घंटे के अराउंड ही होता है, इसीलिए यहाँ पर मानव जो जीवन है उसकी कल्पना की गई है, क्योंकि अपेक्षाकृत जो है दिन का जो है आकार लगभग लगभग वही है, और पानी के होने के भी थोड़ा बहुत संकेत मिले हैं। तो इसलिए यहाँ पर मार्स के ऊपर जो नासा है वो अपना मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, या उन्होंने कई मिशन भेजे भी हैं इसके ऊपर। यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक बस्ती बसाई जाए 2030 या 35 तक, ऐसा कुछ है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे बृहस्पति या जुपिटर की। तो फ्रेंड्स जुपिटर या बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, सबसे बड़ा ग्रह, इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। ओके, तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, आपने अभी साइज के ऊपर भी देख लिया था। सबसे ज़्यादा इसके सैटेलाइट भी हैं, जो कितने हैं, 67 सैटेलाइट्स हैं। तो ये धीरे धीरे खोज इनकी होती जा रही है, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें जो है वो हम बात करें गैनीमेड की, तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है, और ये न केवल जुपिटर का बल्कि पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो कौन है, आपका गैनीमेड ही है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे वो है सनी या सैटर्न। जो सनी क्या चारों तरफ आपने देखा होगा इस प्रकार की रिंग,
तो ये क्या है, शनि के चारों तरफ जो है वो गैसों की छल्ले पाए जाते हैं, गैस की रिंग पाई जाती है। ओके, तो वो 10 रिंग्स होती हैं, उसमें दिखाई वो एक जैसी रहती है, लेकिन लगभग 10 रिंग उसके अंदर होती हैं। वो चारों तरफ वास्तव में क्या होता है, गैस घूमती रहती है। और इसका जो सबसे प्रमुख उपग्रह है वो है टाइटन। तो टाइटन का नाम आपने सुना भी होगा। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे अरुण या यूरेनस की। तो अरुण या यूरेनस जो है फ्रेंड्स अपने एक्सिस पर 90 डिग्री जो है वो झुका हुआ है, इसकी खास बात है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, रोलिंग प्लैनेट या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह भी इसको कहा जाता है क्योंकि मीथेन की जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। और मैंने बताया था कि ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आपका चक्कर लगाता है। बाकी के ग्रह कहाँ लगाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस ग्रह पे जो है सूरज जो है कहाँ से उगेगा, पश्चिम से, और सूर्यास्त कहाँ से होगा, पूर्व से। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे वरुण यानी नेपसून। नेपसून जो है वो सबसे दूरस्थ जो है वो आपका प्लैनेट है, और यहाँ पर ये एक चक्कर लगाता है 165 सालों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने ग्रहों के बारे में डिस्कस की थी। अब हम अपने अपने ग्रह के ऊपर बात करेंगे। अल्टीमेटली हमने रहना तो पृथ्वी में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में हम क्या करेंगे, अब डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, पृथ्वी के बारे में फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि जो सौर परिवार है हमारा या सौरमंडल है, इसका 5वां ये बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यहाँ पर हमने बात की थी कि 71% जो है वो भाग पूरा जल से घिरा हुआ है, यानी कि जलीय भूभाग है, और 29% जो भाग है वे स्थलीय भूभाग है। तो हमने इन्वायरमेंट के अंदर भी इसकी बात की थी। इन्वायरमेंट के वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों आप लोग, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उसके अंदर मैंने सारी की सारी डिटेल्स कवर की हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई। तो अभी हमने बात की थी कि अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और फ्रेंड्स जो ये 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात हो पाते हैं, यानी दिन और रात जो संभव होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो जब हम ऋतुएं पढ़ेंगे तो तब बात करेंगे। पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, पृथ्वी की आकृति न गोलाकार है न अंडाकार है, बल्कि कैसी है, जियोइड की शेप की है, या ओबलेट स्फेरॉइड भी उसको कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं लघुवक्ष गोलाभ आकृति, या इसको ऐसा पता नहीं क्या, ऐसे लघुवक्ष गोलाब गुलाब आकृति ही कहा जाता है, लेकिन आप ज़्यादातर जियोइड जो है वो दिया रहता है, तो जियोइड आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कि पृथ्वी की अवस्थिति, इसमें क्या है, हम पृथ्वी के ऊपर जो हमारी काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो उनकी बात करेंगे। तो वह फ्रेंड्स जो पृथ्वी है उस पर अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या की है, कुछ परिकल्पित रेखाओं को की कल्पना की है या उनको खींचा है। और ये रेखाएं दो प्रकार से खींची गई हैं, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश। ओके, यानी कि लैटिट्यूड, और जो उनको वो समांतर रेखाएं भी कहलाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं वो कहलाती हैं आपका देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ओके, तो हम एक एक करके दोनों को देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं यानी लैटिट्यूड की। तो फ्रेंड्स हम ये पृथ्वी है, आप इसको देख रही, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, गोल तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जैसे भी है देख लीजिए यार, एडजस्ट कर लीजिए। तो ये है एक पृथ्वी हमारी। ओके, तो पृथ्वी की सबसे जो बीच से रेखा गुजर के जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के मध्य से जा रही थी, इसको उसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। उसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, और उसको कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो जो बीच से रेखा गुजर के जाएगी उसको हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के जब हम दोनों साइड जो है वो लगातार समांतर रेखाएं खींचते जाते हैं, जो कि कैसी हैं, आपकी क्षैतिज रेखाएं। तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, फिर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये ऊपर की तरफ देखिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो हम 23.5 डिग्री जब नॉर्थ पे आते हैं तो यहाँ पर जो रेखा खींची गई है उसको, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ओके, ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री हम नॉर्थ गए तो ये है कर्क रेखा, और इसी को कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं अगर हम 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो यहाँ पर दूसरी जो हमारी अक्षांश रेखा है उसको कहेंगे हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और जो सबसे ऊपर हम फिर और बढ़ते हैं
तो 66.5 डिग्री पे हम जाते हैं तो वो ऊपर का जो सर्कल बनेगा दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाला जो बनेगा 66.5 डिग्री साउथ में वो अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सर्कल किस प्रकार से होगा, आप इसको 3D में इमेजिन कीजिए। एक फुटबॉल मान लीजिए इसको। अब इस फुटबॉल के ऊपर जो है वो 66.5 डिग्री पर पूरा एक गोल रेखा खींच लीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो उसके ऊपर जो भी एरिया होगा वो आर्कटिक एरिया कहलाएगा। फिर इससे नीचे जो है 66.5 डिग्री साउथ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो अंटार्कटिक सर्कल का रीजन कहलाएगा। इसको 3D के ऊपर इमेजिन कीजिए आप, है ना। तो ये हमारी कुछ रेखाएं हैं, आप समझ गए हैं, ठीक है। क्या खास बात होती, क्या जरूरत है इन रेखाओं को खींचने की। जो अक्षांश रेखाएं हैं वे ताप की विभाजन होती है, यानी कि टेम्परेचर का डिवीजन करती हैं। कैसे, पृथ्वी पर 3 हमारे कटिबंधों का ये निर्माण करती है। कटिबंध यानी कि जोन्स, ओके। कौन कौन से जोन्स हैं, वो है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों का निर्माण करती है। इसमें देखिए आप, जो ये हमारे कर्क और मकर रेखा है, कर्क और मकर रेखा, इनके बीच का जो एरिया है पूरा का पूरा, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय जोन यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा, ओके। फिर जो ये वाले एरिया हैं ऊपर 23.5 से 66, और यहाँ नीचे भी 23.5 से 66, तो ये जो एरिया हैं ये हमारे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में आ जाएंगे, सब ट्रॉपिकल जोन्स में आ जाएंगे। और फाइनली जो ऊपर वाले जो एरिया हैं ये हमारे शीत कटिबंध में आ जाएंगे, क्योंकि ये ठंडे इलाके हो जाएंगे। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारे पोल्स भी कहते हैं। ये ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला एरिया हो जाएगा साउथ पोल, ओके। तो ये हमारे टेम्परेचर को डिवीजन करती हैं। और जो विषुवत रेखा से गुजरने वाला सर्कल है वो ग्रेट सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है भाई। जो ये बीच से होकर गुजर रहा है, आप देखते हैं कि ये जो है वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि जब हम इसके नीचे वाला सर्कल देखेंगे तो वो भी जरा छोटा। इसको जब एक फुटबॉल के ऊपर इमेजिन कीजिए, हम रेखा खींच रहे हैं चारों तरफ, तो ये बाकी के जितने सर्कल बनेंगे ये इस वाले जीरो सर्कल से नीचे ही बनेंगे, यानी कि उससे कम होंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, जो जीरो से जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेट सर्कल, ओके। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के केंद्र पर वह शून्य होगा, और विषुवत रेखा पर वो न्यूनतम होगा, और ध्रुवों पर जाने पर वो बढ़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जब हम इसके केंद्र पर के अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ पर भार बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से बैलेंस्ड है। फिर जैसे हम विषुवत रेखा पर जाएंगे यहाँ पर कहीं भी, तो भार जो है वो न्यूनतम रहेगा। जबकि अगर हम यहाँ से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा भार इंक्रीज होता जाएगा, और पोल्स पर सर्वाधिक होगा अपेक्षाकृत, ओके। तो इतनी सी बात है, ओके। चलते हैं आगे। तो आपको ये जो है अक्षांश रेखाएं मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें जो है वो आप देखते हैं कि ये 23.5 डिग्री या डिग्री रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं। अगेन इसको आप एक फुटबॉल को इमेजिन कर लीजिए, इसको, ये फुटबॉल है, और आपने यहाँ पर एक अंदर इसको कुछ, इसके अंदर एक स्केल जो है चांदा घुसा दिया इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जब मैंने इस प्रकार से इसको अंदर, इसका अंदर छेद करके इस प्रकार से इस चांदे को अंदर डाला, अरे यार यहाँ रेखा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो पूरे के पूरे एरिया को अंदर कवर करेगा, तो उसको उसी हिसाब से ये खींचे गए हैं। फिर जो है अगली बार जो है थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, इस प्रकार से जो है ये एंगल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब 3D के अंदर आप समझ सकते हैं इसको, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में। दूसरा हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगेन ये हमारी एक पृथ्वी है, इसको खींच देख लीजिए। अगर मैं इसको एक फुटबॉल मान लूं और क्या करूं, प्रत्येक जो है वो रेखा को, यहाँ ये जो हमारे पोल्स हैं दोनों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इनसे गुजर कर जानी चाहिए। प्रत्येक जो सर्कल है वो इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो रेखाएं मैंने खींची हैं ये अपने आप में क्या है, सर्कल है। देखिए जो ये वाली रेखा होगी वो यहाँ से गुजर रही होगी और यहाँ से घूमकर इस प्रकार से आ रही होगी, समझ रहे हो। ये जो सपोज ये पृथ्वी है, यहाँ पर अगर एक रेखा खींची गई है तो वो ऐसे घूमकर पीछे से आ रही होगी। फिर जो दूसरी रेखा होगी वो इस प्रकार से घूम के आ रही होगी। फिर जो तीसरी रेखा है वो इसी प्रकार से घूम के आ रही होगी। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर जो है ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। और ये रेखाएं टोटल कितनी हैं, आपका 180 रेखाएं हैं, ओके। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ग्लोब पर जो है वो 360 हमारी कुल देशांतर रेखाएं परिकल्पित की गई हैं,
जिन और वृत्त कितने बनेंगे, 180 हमारे वृत्त बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, 180 इधर होंगे, 180 इधर होंगे, और दोनों जब मिल जाएंगे तो वो पूरा एक सर्कल पूरा कर देंगे, है ना। सपोज ये है, और यहाँ पर आधा जो है वो हमने यहाँ से खींचा, आधा पीछे से आया, तो पूरा एक सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। तो आधा जो सर्कल है इधर का वो 180 हो गया, इधर का भी 180 रेखाएं होगी, टोटल 360 रेखाएं इसमें होती हैं। और प्रत्येक जो दो देशांतर हैं उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ दूसरे एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर कूदेंगे तो आप जमीन पर कितना चल पाएंगे, 111 किलोमीटर चल पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। देशांतर जो रेखाएं हैं उनका क्या काम है, वो समय की विभाजक होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखाएं हैं उसमें जो है ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो आपके ग्लोब पर इमेजिन की गई हैं। तो इसमें जो हमारी अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा है वो इंग्लैंड के लंदन यानी कि ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा गोला है और इसमें पूरी रेखाएं खींची गई है, कोई यहाँ से कोई यहाँ से। तो यहाँ पर हम 0 किसको मानेंगे, तो इसको एक मानक मान लिया कि माना बात, जैसे ये वाली जो रेखा है जो इस प्रकार से ये जा रहा है, ये सर्कल, ये 0 सर्कल है। और ये सर्कल कहाँ से जा रहा है, सपोज यहाँ पर लंदन है, लंदन से होकर ये सर्कल जा रहा है। ठीक है, तो लंदन में ग्रीनविच जो शहर है वहाँ से ये सर्कल गुजर रहा है, तो उस सर्कल को मान लिया कि ये 0 डिग्री का सर्कल है। तो यहाँ से आगे जब हम जाएंगे 0 डिग्री से तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और 0 डिग्री से पीछे की तरफ आएंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गए ना। तो इसी आधार पर हम इससे टाइम निकालते हैं। समझ गए, चलते हैं आगे। तो जो भारत है उसमें मानक जो अब हम देखेंगे कि अगर हमें भारत का समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इंडिया है उसका जो मानक समय है वो कहाँ से डिसाइड होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ठीक है, जो कि हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री है, सपोज मैंने मान लिया कि ये रेखा 0 डिग्री है जो लंदन से गुजर रही है। तो यहाँ से आगे जब हम 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हम 82.5 पहुँच गए। तो 82.5 पर हमारा आ गया इंडिया। तो जो हमारे पूरे के पूरे इंडिया, चाहे आप साउथ ईस्ट में चले जाइए या वेस्ट में चले जाइए, सबका जो टाइम है वो डिसाइड होगा किससे, 82.5 डिग्री से ही डिसाइड होगा। ठीक है ना। अब कैसे होगा, अब देखते हैं। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए जो पृथ्वी है उस पर वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। भाई ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना, 24 घंटे लगाएगी। तो 1 घंटे में डिवाइड कर लीजिए कितना, 360 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री ये 1 घंटे के अंदर घूम रही। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। तो इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ओके, अब इसी हिसाब से हमें निकालना है कि कैसे निकलेगा। देखिए यदि ग्रीनविच जो है वो लाइन है वहाँ पर 11 बज रही है, मतलब ऐसा भी आता है कई बार कि भाई जो ग्रीनविच यानी लंदन में 11 बज रही है दिन के या सुबह के, तो बताइए कि भारत में कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी जो है वो अपनी घड़ी में समय देख रहा है तो कौन सा समय हो रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमारा जो है हम 0 डिग्री से आगे कहाँ पर हैं, 82 डिग्री पे। तो इसका मतलब 0 और 82 के अंदर 82 डिग्री का अंतर है हमारे और ग्रीनविच के मध्य। तो 82 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटों में, 15 जो है वो मिनट का 1 घंटा है, तो डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास आ गया कितना, 5.5 घंटे। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री में 5.5 जो टाइम वहाँ पर टाइम होगा उसके ऊपर 5.5 डिग्री जो है, सॉरी 5.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि ग्रीनविच जो है वो लाइन है वो 0 डिग्री है और वहाँ से आगे बढ़ने पर टाइम बढ़ता है। तो जब 0 डिग्री पर 11 बज रही है तो यहाँ से आगे जब हमें निकालना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे और तब जाके हमारा आ जाएगा कौन सा टाइम, 4:30 बजे। इसका मतलब भारत के अंदर कितना, 4:30 बजे, शाम के 4:30 बज रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का जो समय है वो निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उस जगह का अक्षांश पता होना चाहिए कि सॉरी देशांतर पता होना चाहिए, तो कितनी डिग्री देशांतर पर वो जगह है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस देशांतर को जितने डिग्री होगा उसके और ग्रीनविच के बीच का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सपोज डिफरेंस आया 20 डिग्री और उस 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है तो 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए
और उसको फिर हम पुराने टाइम में ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं आपकी जो देशांतर रेखाएं उनका क्या यूज होता है। और ये याद रखना, ये जो देशांतर रेखाएं ये दोस्तों सारी रेखाएं क्या होती हैं, ग्रेट सर्कल होती हैं। क्योंकि भाई आप इस ग्लोब के ऊपर जो है वो कोई सी भी रेखा खींच लो वो बराबर ही गोला बनाएगा, है ना। आप ये जैसे एक पृथ्वी है, इसको मैं यहाँ से अगर गोला इस पर सर्कल खींचूँ तो भी गोल होगा, इधर से खींचूँ तो भी गोल होगा, इधर से खींचूँ तो भी गोल होगा, इधर से खींचूँ तो भी गोल होगा। यानी कि जो सर्कल होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। इसीलिए जो है जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं ये सारे के सारे क्या बनाती हैं, ग्रेट सर्कल बनाती हैं। जबकि अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल जो बीच से जा रही है वो ग्रेट सर्कल है, क्योंकि उसके बाद वाले जो हैं वो छोटे सर्कल बन जाएंगे फिर। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए, आप एक ग्लोब को तोड़ दीजिए 20 से और उसको फाड़ कर चौड़ा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये सपोज 0 डिग्री है, ये लंदन का ग्रीनविच है। यहाँ से मैंने बताया कि आगे जब बढ़ते हैं तो 180 जो रेखाएं पहले हैं पूर्व में है और 180 जो हैं वो पीछे हैं। तो फ्रेंड्स जो 180वीं रेखा होगी वो क्या होगी, वो एक ही तो होगी। यानी कि जो ये है और ये है ये दोनों क्या है, एक ही रेखाएं हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये अलग अलग करके हमने दिखा रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो ये 180 डिग्री की रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, चाहे इसको आप पूर्वी देशांतर कहें या पश्चिमी देशांतर कहें, एक ही बात होती है। इस रेखा को पार करने पर दिन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब हम इसे पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है और इस रेखा को बोरिंग जो जल संधि है उससे होकर प्रशांत महासागर में खींचा गया है तथा विभिन्न स्थानों पर मोड़ा गया है। समझ लीजिए इस बात को कि क्या कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिन किस प्रकार से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई यात्री यहाँ से इसको पार करता है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो जैसे ही वो इसको पार करता है तो ये और ये तो एक ही है। इसको पार करने पर वो, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो यहाँ से जैसे ही ये 180 पूर्वी देशांतर पार करके जहाज जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ तो क्या चल रहा है भाई, 0 डिग्री से पीछे तो समय पीछे ही होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, एक दिन पुराना दिन चल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, वापस से उसको वही दिन जो है वो जीना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ना ये बात कि एक दिन जो है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन जब अगर हम सपोज यहाँ से वापस जो है इधर को आ रहे हैं तो तब हमें एक दिन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो लाइन है ये मैंने सीधी दिखाई, लेकिन ये सीधी नहीं है, इसको जगह जगह से इस प्रकार से मोड़ के और प्रशांत महासागर के अंदर से लेके आके घुसाया गया है। अब वो कारण क्या है, क्योंकि अगर माने सपोज यहाँ पर कोई जगह है, ये कोई देश है और इसके बीच से मैं इसको गुजारता हूँ, तो क्या होगा, इस देश में जो है आधे देश के अंदर यहाँ पर कुछ और टाइम होगा और यहाँ पर कुछ और टाइम होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 30 तारीख है तो यहाँ सपोज अभी 29ही तारीख चल रही होगी। तो इसी समस्या से बचने के लिए इस रेखा को कहाँ, प्रशांत महासागरों के बीच से घुसाया गया है, ताकि जो है वो कोई भी देश उसके बीच में ना आने पाए। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ठीक है, समझ गए आप, 180 डिग्री जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया है, किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो है चीज़ें होती हैं और बाकी के हमारे प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भाई समझ में आया होगा चीज़ें, और समझ में आया तो लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो भाई, है ना, बताओ कम से कम कि किस प्रकार से आपको अच्छा लगा, है ना। तभी जो है वो मोटिवेशन मिलता है कि आगे काम मैं आपके लिए करूँ, आपके लिए मेहनत करूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है, और आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें भी हम नई नई चीज़ें इसके अंदर जो भी बाकी चीज़ें, जैसे अभी हम ऋतुएं पढ़ेंगे, मौसम परिवर्तन और जो अदर जो चीज़ें होती हैं उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि भाई ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा तो है, तो कम से कम 6-7 लेक्चर तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। ओके, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियोज़ को। ओके, तो फ्रेंड्स इतना, और नोट्स के लिए भाई कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, और नोट्स पेड होंगे, पहले ही बता देता हूँ। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।